गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना इस पाठ का आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, लिंग द्वारा पाकिस्तान की मांग, लिंग की सीधी कार्यवाही दिवस, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता की घोषणा। इस टॉपिक के ऊपर हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। देसी रियासतों रजवाड़ों का विलय। आगे का टॉपिक क्या है? देसी रियासतों रजवाड़ों का विलय। भारत में इसका जब पाकिस्तान जिस समय आज़ाद हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों में बंट गया था, उसके बाद में भारत में कुछ समस्याएं भी आई कि कौन कौन से रजवाड़े रियासतें थे जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे और उनका भारत में किस प्रकार से विलय किया गया, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारत में एकता होना बहुत ज़रूरी था। अगर भारत में एकता नहीं होगी तो फिर से क्या होगा कि वह किसी अन्य देश का गुलाम हो सकता था। ये समस्या उसके सामने बनी हुई थी। 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देसी रियासतें थीं जहां अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। अब क्या बताया जा रहा है कि 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देसी रियासतें ऐसी थी जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। मतलब क्या बोल रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों का तो मतलब कब्जा था, मतलब भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम तो हो गया था, लेकिन भारत के अंतर्गत ही ऐसे कई देसी रियासत थे जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा के समय है ना, भारत को जब स्वतंत्र किया जा रहा था उस समय घोषणा जब की जा रही थी तो यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। यानी कि इंग्लैंड से भारत तो स्वतंत्र होगा, लेकिन जितने भी देसी रियासतें हैं जिन पर अंग्रेज़ों का कोई कब्जा नहीं है वो भी स्वतंत्र हो जाएंगी। यह निर्णय इनके हाथ में था कि स्वतंत्र रहेंगी अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ रहेंगी। अब जो भी देसी रियासतें थी जिन पर अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं था, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उसके साथ में इनको भी स्वतंत्रता दी गई थी कि ये भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर एक अपना स्वतंत्र अलग से राज्य बनाए। ये इनके हाथ में था। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती। इसलिए देसी रियासतों का विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब सौंपा गया, यानी कि जो हमारे देश के उस समय के गृह मंत्री थे उनको ये कार्य सौंपा गया। जो भी देसी रियासतें थे उनको भारत में मिलाने का कार्य जो है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए। उनके समझाए जाने से यहाँ की कुल 14 रियासतों का विलय हो गया। 14 ऐसे रियासतें थे जिनका विलय जो है भारत में हो गया। कवर्धा, शक्ति एवं छुई खदान का विलय वहाँ के जन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देसी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। मतलब ये घोषणा किया जा रहा था जिस समय कि भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा, उसके पूर्व ही 562 देसी रियासतों में से अधिकांश देसी रियासतों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। इसी सूझबूझ के कारण ही उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है।
जो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी इसी सूझबूझता के कारण उनको लौह पुरुष कहा जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय जो था वो शेष था। तो जूनागढ़ क्या है उसको देख लेते हैं। जूनागढ़ का विलय हम लोग पहले पढ़ते हैं। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी। सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ का नवाब जो था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। अब ये पूरा भारत का ही जो भाग है जिस पर अंग्रेज़ों का कोई कब्जा नहीं था, इस पूरी तरह से स्वतंत्र थे। जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जा रही थी तो जूनागढ़ का विलय जो है भारत में एक समस्या बनी हुई थी। उस समय का जो वहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव होने के कारण नवाब जो है वो पाकिस्तान भाग गया। मतलब कि अब पूरी जनता जो है वो क्या चाहती थी कि वो भारत में मिलना चाहती थी, भारत का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जो वहाँ का नवाब था वो क्या चाहता था, पाकिस्तान में, इसलिए उसको वहाँ से भागना पड़ा। इस प्रकार फरवरी 1948 में जूनागढ़ भारत में विलीन हो गया। इसके बाद में अब जूनागढ़ तो विलय हो गया भारत में। इसके बाद कौन सी समस्या आई? कश्मीर का विलय। कश्मीर का विलय भी एक समस्या बनी हुई थी भारत में। आज भी आप कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुनते होगे, न्यूज़ में देखते होगे। तो पहले इसे देख लेते हैं, कश्मीर का विलय। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, परंतु वहाँ की जो जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। अब यहाँ जो कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। जैसे कि जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन कश्मीर का जो यहाँ पर राजा था हरि सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। परंतु वहाँ की जो जनता है वो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। मतलब कि वहाँ की जनता भी भारत में ही मिलना चाहती थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। पाकिस्तान के जो सैनिक थे पूरे शस्त्र के साथ में भारत में मतलब पाकिस्तान में आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जब ऐसी स्थिति आई कि मतलब पाकिस्तान के प्रोत्साहन से जो उनके सैनिक थे घुसपैठ मतलब कि कश्मीर में घुस करके वहाँ पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह जो था वो कश्मीर का भारत में विलय के समझौते पर उसने हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। ये हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो क्या होता कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका होता है ना। तो यहाँ पर कश्मीर का विलय फिर इस प्रकार से हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था। हम लोग अभी कश्मीर का विलय देखे, जूनागढ़ का विलय देखे। जूनागढ़ में जो था वो वहाँ का जो नवाब था वो क्या चाहता था कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था और जनता जो है भारत में मिलना चाहती थी। और उसके बाद में कश्मीर के विलय में क्या देखे कि वहाँ का जो राजा था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन जनता जो है वह भारत में मिलना चाहती थी। जब पाकिस्तान के द्वारा उस पर वहाँ की जो घुसपैठियों के द्वारा आक्रमण किया गया, तब उसने समझौते पर हस्ताक्षर करके किया और फिर भारत के सैनिकों के द्वारा घुसपैठियों को वहाँ से भगाया गया। इसमें क्या दिया है हैदराबाद के विलय में कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था, परंतु वहाँ की जो जनता थी स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय की मांग कर रही थी। वहाँ की जनता जो है स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय की मांग कर रही थी। इनकी मांग को दबाने के लिए निज़ाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। अब यहाँ पर जो निज़ाम था उसके द्वारा जनता पर बहुत ज़्यादा इनकी मांग को दबाने के लिए निज़ाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निज़ाम के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई
और हैदराबाद रियासत भारत में विलीन हो गई। इस प्रकार से हैदराबाद रियासत भी क्या हुआ, भारत में विलीन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नए संविधान का निर्माण। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत का संविधान होना भी आवश्यक था। तो भारत में नए संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसको देखते हैं। क्या बताया जा रहा है, इस बीच संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस बीच क्या है, संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप प्रदान किया गया। अंतिम संविधान जो बनाया गया था, संविधान का जो निर्माण हो रहा था, उसका अंतिम रूप जो है 26 नवंबर 1949 को प्रदान किया गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के कारण से यह दिन, मतलब इस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी के कारण से तब से अब तक इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता तथा लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार किया था। इन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में आप नागरिक शास्त्र खंड के विस्तार से पढ़ेंगे। तो नागरिक शास्त्र में भी हम संविधान के बारे में पढ़े ही हैं। तो इससे आपको आज ये पाठ तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, है ना। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है समाप्त होता है।